हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग आर ओ प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हिंदी के चौथे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं इनको टेस्ट को, और अपनी तैयारी का स्वतः मूल्यांकन आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न पर हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप 60 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन विलोम से है, तो देखते हैं। शोषक का विलोम होगा, तो बताओ भाई शोषक का विलोम क्या होता है। तो शोषक का विलोम क्या होता है? शोषक का विलोम होगा पोषक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुष्ट का विलोम होगा, तो पुष्ट का विलोम क्या होता है बताइए। क्षीण होगा, व्यष्टि होगा, लघु होगा या ह्रस्व होगा, क्या होगा? तो पुष्ट का विलोम होता है क्षीण, यानी कि विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनंत का विलोम होगा, तो बताओ अनंत का विलोम क्या होता है। अंत, शांत, ससीम या फिर ये सभी। तो अंत का विलोम अनंत का विलोम अंत भी होता है, शांत भी होता है और ससीम भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर अनंत के विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? बताओ विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करें तो प्रसूति का जो विलोम होता है वो निवृत्ति होता है, ये तो सही हो गया। ठीक है। तटस्थ का क्या होता है? आसक्त, ये भी सही हो गया। संगठन का मंडन नहीं होगा, क्योंकि जो संगठन का विलोम होता है वो होता है विघटन, और जो मंडन विलोम है वो होता है खंडन, यानी कि खंडन का विलोम क्या होता है? मंडन। और ये कल्पित का विलोम यथार्थ होता ही है। तो यहाँ पर विकल्प सी गलत युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम होगा। भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। ठीक है। भौतिक का क्या विलोम होगा? आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल का विलोम होगा, तो शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण। ठीक है, यानी कि विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो बताओ कौन सा युग्म इसमें गलत होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो जो ऐष्णा का विलोम होता है वो तो निष्काम होता है। ठीक है। सुबोध का दुर्बोध होता ही है। उत्पत्तिका होगा, ये भी सही है। लेकिन पाश्चात्य का विलोम प्राचीन नहीं होता है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौर्वर्त होता है। और अगर हम लोग प्राचीन की बात करें तो इसका विलोम क्या होगा? नवीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्जन का विलोम होगा, तो बताओ अर्जन का विलोम क्या होता है। तो अर्जन का विलोम होगा व्ययन। ठीक है। अर्जन का विलोम व्ययन, इसका प्रोनाउंसिएशन व्ययन। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उस ये है कि सगुण शब्द का विलोम है, तो सगुण शब्द का विलोम क्या होगा बताओ। अवगुण होगा, अगुण होगा, दुर्गुण होगा या निर्गुण होगा। तो अगर सगुण शब्द के सही विलोम की बात करें तो वो निर्गुण होगा, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोग शब्द का विलोम है, तो संयोग का विलोम क्या होगा। तो संयोग का जो विलोम होगा वो आपका होगा वियोग। ध्यान रखना, ना दुर्योग होगा, ना संयोग होगा, ना कुयोग होगा। यहाँ पर एक ही जैसे शब्द दिए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने विलोम शब्द से देखे। अब जो क्वेश्चन है वो पर्यायवाची से हैं, तो देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शेर का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा।
तो यहाँ पर केसी तो शेर का पर्यायवाची होता है, कृष्ण सार ये नहीं होता है क्योंकि ये किसका होता है, ये हिरन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और पुंडरीक और बनराज ये भी शेर के पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो कृष्ण सार हो जाएगा और ये हिरन का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उर्मी निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है, बताओ उर्मी किसका पर्यायवाची होगा। तो जो उर्मी यहाँ पर पर्यायवाची होगा वो होगा तरंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत होगा बताओ। तो यहाँ पर मोर का पर्यायवाची कलापी होता है, सोना का पुष्कल होता ही है, कमल का उत्पल होता ही है, लेकिन दास का रविसुत नहीं होगा क्योंकि रविसुत किसका होता है, घोड़े का, और दास यानी कि नौकर का। तो विकल्प डी गलत युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन बेटी का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। तो बेटी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो रश्मि पर्यायवाची नहीं होगा बेटी का क्योंकि ये किसका होता है, ये किरण का पर्यायवाची होता है। बाद बाकी अगर देखें तो आत्मजा बेटी का पर्यायवाची होता है, सुता भी होता है और दुहिता भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची होगा, तो बताओ इसमें से कौन सा पर्यायवाची हवा का है। तो अगर देखें तो प्रकंपन हवा का पर्यायवाची होता है, मारुत भी होता है और समीरण भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर हवा के पर्यायवाची हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है अंतरिक्ष निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है, तो अंतरिक्ष किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आकाश का पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होता है, तो द्विज होता है ब्राह्मण का भी होता है और पक्षी का भी होता है, इस तरीके से उपयुक्त दोनों, ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन किसका पर्यायवाची होगा, तो बताओ त्रिलोचन किसका पर्यायवाची होगा, ये होगा महेश का पर्यायवाची यानी कि शिव का। आपको पता ही होगा 3 आँखों वाले कौन है, शिव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची कामदेव का नहीं है, तो बताओ इसमें से कौन सा पर्यायवाची कामदेव का नहीं होगा। तो मदन तो होता है कामदेव का पर्यायवाची, मनोभव भी होता है और मनसिज भी होता है, महाग्रीव नहीं होता है, इस तरीके से विकल्प डी हो जाएगा। और जो महाग्रीव होता है वो ऊंट का पर्यायवाची होता है, किसका, ऊंट का, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा, तो बताओ इसमें से कौन सा पर्यायवाची ईर्ष्या का है। तो पहला ही होगा मत्सर, ये ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है, बाद बाकी तो होगा नहीं, संपदा, मनीषी, अभ्युदय, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पर्यायवाची के भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं बर्तनी शुद्धि से, तो बताओ अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, तो देख लो कौन सा होगा। तो प्रज्वलित तो सही लिखा है, समुज्ज्वल भी सही लिखा है और उज्ज्वल भी सही लिखा है। ये जो समुज्ज्वल का गलत है यही अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, यानी कि विकल्प डी। इसको देख लो एक बार कैसे गलत किया गया है इसको, और सही ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है। अब ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आपको बहुत ही ध्यान से इनको सॉल्व करना है। तो बताओ इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर अंत्याक्षरी है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, विकल्प बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द की बर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा शब्द शुद्ध बर्तनी वाला है। तो बताओ इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध होगी। तो जो निरोग है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, विकल्प बी सही होगा। ना निरोग होता है, ना निरोग्या होता है, ना निरोग होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से एक जैसे आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही देख के आपको आंसर करना है। तो अब बताइए कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है। तो क्लेश कैसे लिखा जाता है, क्लेश कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध होगी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो ये है, क्योंकि उड़ड़ ऐसे नहीं, उड़ड़ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उड़ड़ कुछ ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से एक जैसे आ गए। अब बताओ इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो बिरहिणी ऐसे लिखा जाता है, विकल्प सी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब आ गए हैं वाक्य शुद्धि से। तो देखते हैं। पहला, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। साधु माला घुमा रहा है, यहाँ पर गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, घुमा नहीं हो, मतलब माला घुमाना नहीं होता है, माला फेरना होता है, इसीलिए वाक्य जो है बी ये गलत हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है। इसीलिए आगे के वाक्य को या फिर वाक्यों को देखना, टाइम ख़त्म करना होगा फालतू का यहाँ पर। तो विकल्प बी हो जाएगा, माला फेरना होता है, ठीक है, घुमाना नहीं होता है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताओ इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। इसका संबंध गृह मंत्रालय से है। वाक्य तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गलती की गई है, वो गलती है वर्तनी की। ग्रह ऐसे नहीं, ग्रह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और अगर एक वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है तो फिर वो वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरीके से विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ भाई कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। तो अनेक के साथ विषय नहीं, विषयों आएगा, ठीक है, बहुवचन। वे अनेकों विषयों के ज्ञाता थे, तो अनेकों तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये गलत होता है। वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, ये सही होगा, ठीक है। तो विकल्प सी शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह असली गाय का घी है। तो पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि गाय असली नहीं होती है, बल्कि घी असली होता है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं। यह घी है असली गाय का, ये भी गलत हो गया। यह गाय का असली घी है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन वर्तनी और वाक्य शुद्धि से भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं आपके तद्भव और तत्सम से। तो निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक तत्सम होगा। तो पहला ही विकल्प तत्सम है, वल्गा, जो कि बाघ का तत्सम है। किसका, बाघ का। और ये जो अन्य तद्भव शब्द दिए गए हैं, तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर जो पंगत होता है उसका जो तत्सम होगा वो पंक्ति होता है, पोथी का पुस्तका होता है और पिटारा का पिटक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी का तत्सम होगा। तो बताओ भिखारी का तत्सम क्या होगा। तो भिखारी का जो तत्सम होता है वो भिक्षाकारी होता है, यानी कि विकल्प डी। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, भिक्षाकारी मत लगा के आ जाना, ये गलत होता है। सही क्या होगा, सही ये होगा भिक्षाकारी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो बताओ कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव होगा। तो अगर यहाँ पर तद्भव शब्द की बात करें तो मठ तो तत्सम होता है, लेकिन जो मठिया है वो तद्भव होता है, और मठिया का तत्सम ही क्या होता है, मठ होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है मरना का तत्सम होगा। बताओ, बहुत ही कंफ्यूजिंग से कुछ विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मृत, मृत्यु, मृक्षण या मरण।
तो मरना का जो तत्सम होगा वो होगा विकल्प डी मरण। ठीक है। अजवाइन का तत्सम होगा, बताओ अजवाइन का तत्सम क्या होता है? तो अजवाइन का तत्सम होता है यवनिका, विकल्प सी। ठीक है, ये मत लगा के आ जाना, अजवाइन का क्या होता है? यवनिका। अब 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तद्भव है? तो बताओ कौन सा इसमें से एक शब्द तद्भव होगा? तो श्रृंगाटक तो सही है क्योंकि ये सिंघाड़ा का तत्सम होता है। शाही ये आपका तद्भव होगा। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है वो शल्की होता है, ऐसे करके सल और की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी का तत्सम रूप होगा, ये तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बता ही चुका हूँ। तो हड्डी का जो तत्सम होता है वो होता है अस्थि, विकल्प डी। ठीक है, हड्डिका मत लगा के चले जाना वहाँ पर। सुख निम्नलिखित में किसका तत्सम है? बताओ सुख किसका तत्सम होगा? तो सुख जो तत्सम होता है वो होता है सुआ का। किसका होता है? सुआ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है पराठा का तत्सम होगा। तो बताओ पराठा का तत्सम क्या होता है? तो पराठा का जो तत्सम होता है वो परपटा होता है। ठीक है, क्या होता है? परपटा। पराठा मत लगा के चले आना, ये वाला। मतलब कि जितने भी एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाले जो शब्द दिए जाते हैं वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और मोस्टली लोग गलती से वही मार के चले जाते हैं जल्दबाजी में। इसीलिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो हिंदी का पेपर होता है 1 घंटे उसके लिए बहुत होता है। ठीक है, अगर आप बहुत आराम से भी पेपर करेंगे तब भी पेपर 35 से 40 मिनट में पूरा हल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से पेपर देना है और बहुत देख देख के शब्दों को चूज करना है। तो ये बात मेरी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब मूर्ध निम्नलिखित में किसका तत्सम है? बताओ अब मूर्ध निम्नलिखित में किसका तत्सम होगा? तो वो होगा विकल्प सी औंधा का। ठीक है, औंधा का तत्सम अब मूर्ध। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किसके देखे? ये थे तद्भव तत्सम से, और जो आगे क्वेश्चन आए हैं वो आ रहे हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताओ जो स्त्री गोद में सोती है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? गोदसायनी, अंकसायनी, त्रियामा या केंद्रा पसारी? बताओ क्या यूज़ होगा यहाँ पर? तो ये एक शब्द इसके लिए यूज़ होगा, वो होगा अंकसायनी। ठीक है, और अंक का मतलब ही गोद होता है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है उसके लिए एक शब्द अप्रतिम होता है, और एक और शब्द यहाँ पर यूज होगा वो अद्वितीय होता है। ठीक है, ज्येष्ठ निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग होता है? तो बताओ ज्येष्ठ किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होता है, और जो छोटा होता है वो कनिष्ठ होता है। ठीक है, अब 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़बोला, मुँहबोला, मितभाषी या बाचाल? तो जो बहुत बातें करता है उसको बोलते हैं बाचाल, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वय संधि निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वय संधि बोलते हैं बचपन और जवानी के बीच का जो समय होता है उसे ही वय संधि कहते हैं, यानी कि विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ क्या होगा? जारस, औरस, औरज या फिर जारज? क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो देख के थोड़ा बताना। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है औरस। ठीक है,
जो ढका हुआ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ढका हुआ ना हो। तो अगर यहाँ पर हम इसके एक शब्द की बात करें तो निरावरण भी होगा, अनावृत भी होगा और अपरिच्छिन्न भी होगा। तो यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर जो ढका हुआ ना हो के लिए एक शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द होगा। ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, ये होगा रिक्त। अगला क्वेश्चन है मुमूर्षा निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताओ मुमूर्षा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मुमूर्षा का जो प्रयोग होता है वो होता है मरने की इच्छा। ये ध्यान देना, यहाँ पर मारने की इच्छा नहीं होगी, किसकी होगी? मरने, ना कि मारने। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द होगा। बताओ जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अनागत, यानी कि विकल्प सी। अगला क्वेश्चन, तो हाँ ये 10 क्वेश्चन अपने हो गए वाक्यांश के लिए एक शब्द से, और जो अगले 10 क्वेश्चन हैं वो हैं विशेषण और विशेष से। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो वैकल्पिक यहाँ पर विशेषण है, वैदिक भी है और वैज्ञानिक भी है। बाद नहीं होगा क्योंकि इसका बाद का जो विशेषण होगा वो होगा वादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षमा का विशेषण होगा। बताओ क्षमा का विशेषण क्या होगा? तो वो होगा विकल्प सी क्षम्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उस बर्तन में कई लीटर दूध है, वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? बताओ उस बर्तन में कई लीटर दूध है, इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या सार्वनामिक? कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग हुआ कई लीटर दूध। दूध की एक निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है, बस कहा गया कि कई लीटर दूध, यानी कि अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगर इसी जगह यहाँ पर लिख देता 4 लीटर दूध या 5 लीटर तो फिर क्या हो जाता? निश्चित परिमाण वाचक। अब अगला क्वेश्चन है ऐसा आदमी तो देखा नहीं, वाक्य में विशेषण है। ऐसा आदमी तो देखा नहीं, वाक्य में विशेषण कौन क्या होगा? ऐसा आदमी देखा नहीं। बताओ इसमें से क्या विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण होगा ए, यानी कि ऐसा। अगला क्वेश्चन है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो बताओ भाई कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। ये आपको पता होगा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। इस तरीके से जो विशेषण को 4 भागों 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लो अब बताओ क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब विशेषण विशेष के पूर्व में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताओ जब जो विशेषण होता है अगर वो विशेष के पहले प्रयोग हो वाक्य में तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विशेष विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। राधा बहुत अच्छा पतली है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा हाँ ये होगा राधा बहुत पतली है। अच्छा यहाँ पर ये गलत लिख दिया तो इसको थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब वाक्य आप पढ़िए। राधा बहुत पतली है, वाक्य में प्रविशेषण है। तो बताओ राधा होगा प्रविशेषण, अच्छा होगा, बहुत होगा या ये तो विकल्प ही गलत हो गया। तो राधा बहुत पतली है, अगर यहाँ पर अगर सीधे ही ऐसे देखें तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और यहाँ पर पतली है
विशेषण, और पतली की भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण है, बताओ कौन सा एक यहाँ पर विशेषण है, अंक, अर्थ, अग्नि या अभ्यस्त। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वो अभ्यस्त होगा, और ये किससे बना है, ये अभ्यास से बना है, यानी कि अभ्यास विशेष से अभ्यस्त विशेषण बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन वो है प्राची का विशेषण होगा। तो बताओ प्राची का विशेषण क्या होगा, प्रीति, प्रतीचि, प्राच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राची का विशेषण होता है वो होता है प्राच, विकल्प सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज फिर एक पूरा मॉक टेस्ट हिंदी का सॉल्व किया, और आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी। और तो फिर ठीक है, अगले मॉक टेस्ट के लिए फिर से तैयार होइए, और जो भी अपनी गलतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, और कन्फ्यूजिंग शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।